नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में तो होली के दिन शांति रही है, लेकिन अगर आप बंगाल देखें, झारखंड देखें, बिहार देखें, हद ही हो गई है। बिहार में पिछले 2 दिन में 2 एएसआई जो है उनको लोगों ने मार डाला। हम्म। बहुत बेहावे है, बहुत खतरनाक है और पॉलिटिकली इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। सभी राजाओं को, सभी प्रजाओं को संभाल के रखने का एक दायित्व होता है, पौराणिक काल से चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शासनम दंडेन, शासन दंड से चलता है और जब तक दंड प्रक्रिया स्ट्रांग नहीं होगी तब तक ये सब कुछ होगा। तो अब किस स्टेट में क्या हुआ उसका अगर हम विवेचन करेंगे, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, आप भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो सकता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स पर, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस को बेस बनाकर इसका एनालिसिस करें। परंतु अगर हम देखते हैं कि यूपी 30, 32, 33 करोड़ लोग जहां रहते हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर डालते हैं एक, और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रांगली लेने वाले चीफ मिनिस्टर्स जाने पहचाने जाते हैं इस बात के लिए। और होली से पहले अंजू जी, संभल में क्या कुछ नहीं हुआ था। लगता था कि एक साधारण सी एक संभल की मस्जिद में कोर्ट ऑफिसर्स के ऊपर, कोर्ट से जो डिक्लेयर किए गए ऑफिसर्स थे 24 नवंबर को 2024 में क्या हुआ, पूरा देश हतप्रभ रह गया। उनकी पिटाई, उनको मार भाग और बहुत बड़े लेवल पे हिंसा हुई। आपने ही बहुत सारी न्यूज इसको दी करोड़ों लोगों को। तो ऐसे क्षेत्र में होली जैसा कार्यक्रम, संभल में 66 सभाएं होती हैं, 66 जुलूस निकलते हैं और 1212 जगह मैं देख रहा था कि 1212 जगह पर जो है वो होली के कार्यक्रम होते, 66 जुलूस निकलते हैं बहुत सेंसिटिव एरिया से। सिर्फ संभल संभल की बात बता रहा हूं, 1212 जगह होली का सेलिब्रेशन होता है। पर कहीं पर भी पूरे यूपी में, एक तो संभल की बात अगर छोड़ दें, पूरी यूपी में कहीं से भी चूं की खबर नहीं आई। क्यों? क्या सारे देश के लोग सोचते नहीं होंगे? एक ही आइडियोलॉजी का बार बार चुनना, लोगों का जाति पाति से ऊपर उठ के, पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, दोबारा से अपने राजा को, अपने प्रतिनिधि को, अपनी सरकार को चुनना, क्या ये इनकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है? जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं, ये आप बिल्कुल सोचने का विषय है। और आज आंखें खुल चुकी हैं लोगों की कि योगी जैसे व्यक्ति, जिसको कहते थे भगवा में क्या करेगा, जब उनका दंड चलता है, यास्मिन दंडा, मैं दंड से, दंड को प्रणाम करता हूं, राज्य की जनता को सर्वोपरि रखता हूं, अपनी मर्यादाओं में रहता हूं, अपने धर्म को पूरा स्थान देता हूं, अपने परिवार को परिवार की जगह रखता हूं। पर ऐसा नहीं कि मेरी दादी, मेरी पोती, मेरी नातिन, मेरी बहू, मेरे समधी सब आगे राजपाट संभालेंगे, ऐसा कुछ ना करने वाला व्यक्ति जब सत्ता में आता है तो उस तरह के रिजल्ट्स जो 2 दिन पहले हम सबने रोहित देखा, होली वाले दिन, एक तरह से मन में, हम यहाँ होली मना रहे थे अंजू जी अपने कार्यक्रम पर, मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि संभल में क्या हुआ होगा, बिल्कुल। यूपी में क्या हुआ होगा। एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, और सारी ये जो आपको पता है कि राक्षस प्रवृत्ति की जो शक्तियां हैं वो लगी रहती हैं पूरे संसार, क्या पूरे विश्व की शक्तियां किसी ना किसी जरिए इसको डाउन करने के, पर कितना सक्सेसफुल, असाधारण परिचय दिया सुरक्षा का। तो बिल्कुल। इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए, और जहां पर नहीं हुआ वो सब उनको सोचना चाहिए। चाहे वो नीतीश जी हो, मुझे लगता है नीतीश जी को भी सोचना चाहिए। ठीक है, उनके सामने बहुत बड़ी एक राक्षस सेना है, परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें? वो मुंगेर में आपने देखा, दूसरा एक और जगह है, वो 2 जगह, 2 एएसआई। अररिया, एक मुंगेर था, एक अररिया सर। दोनों अररिया। जगहों पर अभी 2 दिन में हुआ है, दोनों जगह एएसआई है। बताइए, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है सर, तो लोगों को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी पुलिस बिहार में? और अंजू जी, एएसआई क्या होता है? एएसआई आपको तो पता होगा, मैं एडवोकेट हूं, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार होता है इसका।
बिल्कुल। स्टार पुलिस में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। और जब हम किसी इन्वेस्टिगेशंस को करते हैं, तो मर्डर से जो 7 साल से नीचे जो कार्यवाही होती है, 7 ईयर से नीचे, अब तो जी। बीएनएस आ गया, तो हुँ, उसमें जिन लोगों को आईओ बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिनको आईओ बनाया जाता है कि वो पूरी तहकीकात करेंगे, बहुत संगीन जुल्मों की एविडेंसेस को इकट्ठा करेंगे, इंडियन एविडेंस को लेके, बीएनएस को लेके, बीएनएसएस को लेके, उनको सबको एएसआई होना अनिवार्य है। अनिवार्य को, उसके पास रिवॉल्वर होती है अराउंड द ईयर, हुँ, 24 आवर्स उसके पास रिवॉल्वर होती है। और उसके पास एक कम से कम 15-20 जो है लोग उसके नीचे होते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, 4-5 लोग तो हमेशा। तो ये साधारण बात नहीं है। आप पीस कीपिंग फोर्स में वो संतोष जाता है एएसआई मुंगेर में, और उसको शांति की बात करते करते, चलो वो अटैक कर रहा है, चलो शांति बनाने के लिए लाठीचार्ज कर रहा है, चलो वो कहीं पिस्टल चला रहा है और उस पर अटैक होता है, वो भी खतरनाक है, पर वो शांति की बात करके अपनी पिस्टल को लगा के एक साधारण तौर से लोगों से बातचीत करता है, और 4 लोग उसके सिर पर ऐसा हथियार मारते हैं कि वो वहीं गिर जाते हैं, और एक दिन के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें एक महिला भी शामिल है। बताइए। तो ये सब चीजें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि एएसआई पर तीखे नोकीले औजार से अटैक करने वाला एक आम समाज में, जो बेचारा अपनी होली मनाने के लिए अपने साथ गुलाल लेके चल रहा है जेब में, और कुछ राक्षस उस जेब में क्या लेकर चल रहे होते हैं। तो दो धर्मों की, दो आइडियोलॉजी का डिफरेंस देखिएगा। कई बार ये डिफरेंस हम सबको देखने पे मजबूर करता है कि कहां से शिक्षा आ रही है, गलत शिक्षा कहां से आ रही है, उसकी जड़ों में जाना जरूरी है। सर, अभी आपने नुकीले हथियार का ज़िक्र किया। आप देखिए, पुलिस अधिकारी पर जो ऑन ड्यूटी था, 2 पक्षों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहा था, उसको टारगेट किया। ऐसे नुकीले पत्थर जो है, वो महू में भी तो फेंके गए। जिस दिन भारत जीता था हम्म। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, वो अचानक से नुकीले पत्थर आ कहाँ से जाते हैं सर? ये तो सबसे बड़ा विषय है ना। मतलब पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, आप वहां पे बीरभूम में देख लीजिए क्या हुआ, पथराव हुआ है, इंटरनेट वहां पर बंद कर दिया गया है। हर जगह एक पर्टिकुलर समुदाय ही सर क्यों इस चीजों के लिए जिम्मेदार होता है? सवाल तो ये भी है। स्वगोच्छोदम स्वावंध्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासती। ये उपनिषद का श्लोक है। इस तरह की धारणा है, इस तरह का इसका अर्थ आप सुनेंगी, आप तो बहुत ज्ञानी है। हम सब एक साथ चले, संगच्छोधम, हम एक साथ आगे बढ़े, हम एक साथ बैठकर विचार करें, हम एक साथ खाए पिए और एक ही डायरेक्शन में बढ़े, जिससे कि ये देश परम उन्नति पर जा सके, शिखर पर जा सके। और उसी का एक पार्ट एंड पार्सल जो मोदी, योगी, इन लोगों की सोच रही होगी, इसको सोचकर वही एग्जीक्यूट करने के लिए वो एएसआई सब इंस्पेक्टर जाता है वहां। और आप साथ चलने की बजाय, साथ बातचीत करने के बजाय आप अटैक करते हैं। ऐसे ही आप बंगाल में देखिए, वीरभूम में क्या हुआ, कितना खतरनाक था वीरभूम में। अरे जय श्री राम कहने की हिम्मत कैसी हो गई, ये बात कहते हैं वहां लोग, जब होली मना रहे थे बेचारे। और होली में क्या होता है, कल हम होली में क्या लेके गए थे अपने साथ कार्यक्रम, मेरे शायद अभी भी बालों में रंग लगा है। तो मैं सोच रहा था, बाल्टी थी वो भी प्लास्टिक की, कुछ जो है वो पिचकारियां थी, यहाँ म्यूजिक चल रहा था, राधा रानी के और कृष्ण जी के जो है वो भजन चल रहे थे, मदमस्त थे सब, ठंडाई पी रहे थे, इतना अच्छा वातावरण था। अगर अचानक कोई अटैक कर दे हमारे ऊपर, और फिर कहे जी हमने सुतली बम फेंक दिए, फिर कहे जी हमने जो है जय श्री राम बोल रहे थे। अरे अपने कार्यक्रम में हम, होली हमारा पौराणिक त्योहार है, होली जो है वो एक तरह से विजय का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप जैसा जो है घमंडी राजा, होलिका उसकी बहन, होलिका के प्रहलाद को उसकी गोदी में उठा दिया जाता है कि भाई प्रहलाद जल जाएगा, और होलिका जो है, क्योंकि प्रहलाद जो है वो बहुत बड़ा शिव भक्त था, वो जल जाएगा, पर उल्टा होता है। मतलब इसका मतलब कि अच्छाई जो होती है वो आपकी अंदर की जो पावर्स है उनको भी डाइल्यूट कर देती है। ये सारा उसका वो है। और राधा रानी और कृष्ण जी का जो है वो आपस में प्रेम का चरितार्थ करती हुई होली। इस तरह के त्योहारों में आप हमारे को मना करते हैं, हमारी मेजोरिटी है, हम आपको इतने जुम्मे कभी नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं करता है भारतवर्ष आपको, आप एक होली का त्योहार मिलजुल के नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स हैं जहां अच्छा भी हुआ, परंतु मेजोरिटी में वीरभूम में क्या हुआ भाई, अगर कोई होली खेलते हुए जय श्री राम कह देता है, अपने श्री राम को याद कर लेता है, आपके तो यहां तो क्या कुछ गुनाह है? कहना गर्दन कटवाना है।
हमारे जय श्री राम कहने पर आप काटने को मारने को मजबूर हो जाते हैं। आपके ऊपर सरकार का कोई कब्जा नहीं है। और आपको पता लीड कौन कर रहा था अंजू जी उसमें, वीरभूम में? काउंसलर वहां का, कॉर्पोरेटर था वो, ममता ममता सरकार कॉर्पोरेशन में का सदस्य था। सर ममता क्या सरकार के, चाहे काउंसलर हो, विधायक हो, मंत्री हो, खुद ममता हो, इसी तरह की जुबान तो बोलते हैं सर। वो यथा राजा तथा प्रजा, जैसी ममता बनर्जी वैसी उनकी पार्टी के नेताओं की सोच है। बहुत भयावह है। मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार कि हम्म, भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कि तुष्टीकरण की नीति करते थे, पर अब वो शायद समय चेंज आ रहा है। पहले देखिए ना अंजू जी, अब आपको लाखों दर्शक हैं, आपको आपको सुनने को ललायित रहते हैं। पिछली वीडियो भी आपकी वायरल हो गई थी। तो इन नटशेल में आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो हम सब काम कर रहे हैं, लोग अपडेट है। आज वो समय चला गया कि जब कोई विचारधारा से हटके परिवारवाद करा करता था, परिवारों की राजनीति, एक एक व्यक्ति के आसपास घूमने की राजनीति, कुर्सी के आसपास वाली राजनीति। मुझे लगता है कि वो उसका समापन दौर आ रहा है। मेरा इशारा लालू की तरफ नहीं है, मेरा इशारा हो सकता है नीतीश जी की तरफ भी ना हो, मेरा इशारा ममता की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए। साउथ में देखिए अब क्या हो रहा है। आज कैसा कर्नाटक। बयान अजीब सा दिया उन्होंने। उन्होंने हिंदुओं को बोला कि इनके यहां तो एक स्त्री 10-10 शादियां करती हैं। ये स्टालिन का मंत्री है। बताइए। स्टालिन जी के मंत्री कभी कहते हैं कि ये मलेरिया है, ये कोविड है, हिंदू धर्म सनातन हिंदू। तो ये भारतवर्ष ही है, ये हमारी उदारवादिता है कि हम सब आपको अपनी छाती पर मूंग दलने के लिए हमने स्थान दे रखा है आपको। आओ हमारी छाती पर मूंग दलो। पर अगर कोई एक्शन लेता है, नई सरकार आई रेखा गुप्ता जी की, उन्होंने एक्शन लिया बांग्लादेशियों पे, तो त्राहीमान हो गई। हम्म, पर तब अब उनको डर समय लगता है सर। बदल रहा है। तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है सर, तब संविधान खतरे में आ जाता है और इनको डर लगने लगता है भारत में। मैं कई बार उल्टा भी सोचता हूं अंजू जी। मेरी इंटरप्रिटेशन एक और है। औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, इसी क्रम में इतनी सारी श्रृंखला है। इनके नाम की रोड्स रखी हुई हैं, इनके नाम के पार्क्स हैं। अब तो एक आध वो फिल्मी हीरो ने अपने बच्चे का नाम भी जो है इस पे रख दिया। तो ये हमारी तैमूर। उदारवादिता नहीं है तो क्या है? जिन लोगों ने हिंदू कह के हमारे मंदिरों का, हमारी स्त्रियों को उठाकर ले जाना, हमारे लोगों को, दलितों को जलाना, उल्टा पेड़ों पर टांग देना, ये तो सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अगर उनके नाम, उनकी जो है कब्रों को भी खोदने के लिए अगर कोई अग्रसर होता है, या उनके लिए कोई पिटीशन उठाता है, या उनके लिए कोई बात भी करता है, हम्म, तो ये उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड, हम्म, हमारे जो त्योहार हैं, 5 या 6 त्योहार, उन पर अगर हम पार्टिसिपेट करके अपना जो है उस दायित्व को निभा रहे हैं, जो हमारा आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरे को अपने धर्म को निभाना, उसके सारे उत्सवों को मनाना, जो शांति प्रिय है, तो इनको ये उसमें ऑब्जेक्शन डालते हैं, रोड़ा डालते हैं, नुकीले पत्थर लगाते हैं। और मस्जिदों पे से सबसे खतरनाक बात क्या है कि आपकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे आप सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। तो ये सब मौलानाओं को आगे बढ़ के कंडेम करना चाहिए। लेकिन सर आप ओवैसी को देखिए किस तरह की भाषा बोलते हैं। उनको तो बड़ा एतराज हो गया अगर ये कह दिया संभल के सीईओ ने या योगी आदित्यनाथ जी ने कि अरे भाई, अगर बहुत एतराज है तो जिस वक्त होली हो रही होगी उस वक्त बाहर ना निकले, घर के अंदर रहे। फिर ये जो बयान आया था कि अभी जैसे संभल में 10 मस्जिदें थी उनको ढका गया, तो उनका कहना है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और फिर साथ ही ये भी बोलते हैं कि जो डरपोक थे वो पाकिस्तान चले गए, हम पाकिस्तान जाने वाले नहीं है, ये हमारा वतन है सर। अब फिर वक्फ बोर्ड को लेकर सर वो किस तरह से इस वक्त सबसे ज्यादा वोकल हो रखे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं, कब्रिस्तान छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे। सर ओवैसी भी तो एक भड़काऊ राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ भी तो केस होना चाहिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो लेकर आए संशोधन वाला, उसमें ये सब तो नहीं है ना, लेकिन वो यही सब कहकर भड़का रहे हैं जैसे सीए के टाइम में भड़काते थे। मैं एक बात और अपडेट करता हूं आपके दर्शकों को, आपको भी ध्यान होगा कि जब सरदार पटेल ने जब विलय पत्र दिए सारी हम्म, रियासतों को, बड़ी स्मार्टली, बड़ी चतुरता से ग्रास्प करके कि भारतवर्ष को एक संघीय ढांचे का रूप दिया जाए, तो आप हैरान होंगी कि 562 रियासतों ने ओके कर दिया, परंतु ओवैसी के दादाजी, हम्म, उन्होंने जो है 2 महीने, 60 डेज तक वेट करवाई। उनका मन था पाकिस्तान में जाने का, परंतु उस टाइम जो थे पटेल थे होम मिनिस्टर,
जो आज के होम मिनिस्टर से कंपेयर करता है बहुत बड़ा तबका एक, तो उन्होंने जो है एक पूरी कूच जो है चला दी हैदराबाद की तरफ अटैक करने के लिए, तब डर के मारे। इफ हिस्टोरिकल फैक्ट है, इनके दादाजी ने विलय पत्र पर साइन किए और भारतवर्ष में मजबूरी में मिले। तो ये बैकग्राउंड है इन जनाबे आली का। तो आप सर इन जनाबे आली से रजाकारों की फौज इनके दादाजी ने ही तो बनाई थी भारत से लड़ने के लिए सर। आज किस मुंह से कह रहे ओवैसी की वो डरपोक थे जो पाकिस्तान चले गए, हमारा तो वतन भारत है। ऐसा था क्या? 47 में पूछे कोई बिल्कुल। उनसे। तो यही मैंने जो आपको फैक्ट बताया और आपने उसको और बताया डिटेल में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो हम सबको ये थोड़े थोड़े इशारे जो कर रहे हैं, तो आपके दर्शक बड़े इंटेलिजेंट है, वो सर्च मार के देखेंगे कि हाँ, अंजू जी ने जिनको बुलाया ही वाज राइट। तो अगर ये व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अंजू जी कि शायद इनके मन में हिंदुओं के प्रति तो जो घृणा होगी वो तो हिस्टोरिकली निकल कर आ ही रही है। शायद ये अपने पॉलिटिकल द्वंद, जिनसे इनका पॉलिटिकल जो अपोजिशन के लोग हैं, जो कि इनकी कम्युनिटी के वोट्स मारते हैं, लेते हैं हिंदुओं को गाली देके, वास्तव में ये प्रतिद्वंदता उनके साथ है इनकी। कांग्रेस इनका बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस की वजह से हिंदुओं को तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई राम मंदिर तो एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो हिंदुओं तो इनके साथ कभी भी नहीं रहे, ऐसा इसको ओवैसी को लगता है। तो जबकि मुझे लगता है कि पूरी तरह से हिंदू भी एकजुट होकर वोट नहीं देता है। तो ये मुस्लिम को अपने तबके में, अपने अपने जो है अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए ऐसा सब कुछ कहते होंगे, मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूं। तो इनकी बातों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। पर हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एंटी नेशनल बात है, राष्ट्र के अगेंस्ट की गई बात है, और इन पर बीएनएस के कुछ सेक्शंस में भी जो है संगीनता से सरकार को लेना चाहिए इनको जरूर। क्योंकि सर हर बार ओवैसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कि संविधान के दायरे से बाहर है। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर समुदाय इनकी बातों को सुन लेता है और सहनशीलता के साथ सुन लेता है, बहुत रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बार बार बोलते चले जाए। और उनके पास तो संसद है सर, वहां खड़े होकर बोले ना जो बोलना है। बाहर लोगों को हम्म। भड़काते रहते हैं। और सर आप एक और चीज देखिए, आप कर्नाटक में देखिए 4% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है मुसलमानों को? कि वो ठेकेदारी जो दी जाती है, जो उसमें भी आप उनको आरक्षण देंगे? आप मेरिट के हिसाब से उनको काम नहीं देंगे, लेकिन आप 4% ठेके जो है मुसलमानों को देंगे। ये भी तो मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा की श्रेणी में आएगा ना। कांग्रेस बाजी नहीं आ रही इन हरकतों से। ये तुष्टीकरण का जीता जागता बिल्कुल जो है ना क्लियर कट एग्जाम्पल है। 4% आरक्षीकरण, आरक्षित किया जा रहा है उन सीटों को, जबकि टेंडर और उसके लिए भी जो है ना एक प्रोसेस होता है। आप हम्म। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप 4% एब्रप्टली, ब्लैंकेट फॉर्मूला आपका है कि भाई 4% तो रिजर्व हो ही गया, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपको मुस्लिम होना भर मंजूर है। तो ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, और इस पर मैं थोड़ी सी और इसको चर्चा करूंगा, और अपने जी आप भी इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा अपने लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनली कि कितना इनवैलिड है, और उसको कहां पर हम दरवाजा खटखटा के और इन्वोक कर सकते हैं। सर, क्योंकि धर्म के आधार पर आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। आप पिछड़े हैं, आप आर्थिक तौर पर आप नहीं हम्म। सुदृढ़ है, उनको दे सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कहीं हमारे संविधान में नहीं है। तो कांग्रेस तो संविधान विरोधी काम कर रही है। उसके लिए भी चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही, अंजोनी, ना जातु काम कामनाम उपभेवेन साम्यति, ददीशा कृष्ण वर्ते न भीयो स्वानी वर्धते। आप जितना ज्यादा अग्नि में घी डालेंगे, उतनी वो भभकती जाएगी, उतनी आप सोचो शांत होगी नहीं। 1% और भभकेगी, और घी मांगती आग 2%, तो ये वो आग है। मैं मुस्लिम्स को ये नहीं कह रहा वो आग है, पर कि आप जितना उनको देंगे वो और मांगेंगे। आप उनको 1% देंगे, वो 2% मांगेंगे। ये तो चाणक्य ने 5,000 साल पहले लिख दिया था। आप 3% देंगे, वो 4% मांगेंगे, और फिर अंत में आई एम भस्मासुर, मैं भस्मासुर हूं, सिर्फ मैं जिंदा रहूं, तुम और सबको मार दो, सिर्फ मेरे अलावा कोई जीवित ना रहे, सबको मार दो, काट दो, कन्वर्ट कर दो। तो आप ऐसी आग से खेल रहे हैं जिसमें आप खुद झुलस जाएंगे आने वाले समय में।
सर, आप झारखंड की तरफ देख लो, जहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज के कितने सारे उदाहरण मिल चुके हैं। हर दूसरे दिन बीजेपी के सांसद है डॉक्टर निशिकांत दुबे, आपको याद होगा संसद में उन्होंने कितने सारे तथ्य सबके सामने रखे थे। वहां पर देखो गिरिडीह में, वहां पर भी 2 समुदाय उलझ गए सर। वहां पर तो मतलब वहां हम्म। भी पथराव सर। तो क्या एक सर ये कहा जाए कि पत्थर जिहाद एक नया तरीका आ गया है मुस्लिम समुदाय के पास, कि बस मस्जिदों से पत्थर फेंके जाए? पत्थर कश्मीर में जिहाद का जो कॉन्सेप्ट आया ना, ठीक करेंगे अंजू जी, पत्थर जिहाद का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है कहां से आया था? ये कश्मीर से आया था। हम्म, जब 100 150 रुपए लेकर इन बच्चों से पत्थर जो है वो फिकवाए जाते थे आर्मी पे, हम्म, और उसका समापन कब हुआ आपने देखा? शातनम दंडेन, जब हम्म, मिलिट्री की गाड़ी के ऊपर आपने जो है वो बच्चों को मार, आपने जब उसको बांध दिया और आपने उनके टेररिस्ट को वहां पर बांध के अब फेंको पत्थर। तो जब आपने इस तरह के कुछ काम के स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए तो ये काबू आए। तो इनको तो बहुत सख्ती से आपको निपटना पड़ेगा, और आपका जो प्रोग्राम का शुरुआत थी वो भी यही थी। आप एक तरफ यूपी देखिए, आपने अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया तो ये शोर मचाते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट आपका था, आपने ठीक क्यों नहीं किया? जब आपको पता था कि संभल में इतने दंगे होने वाले हैं, संभल में जो 1212 जजे होली के सेलिब्रेशन होने वाले हैं, 65 जो यात्राएं निकलने वाली हैं, आपने क्यों नहीं कुछ किया? नहीं, हम सोच रहे थे कि हम ढक दें, पर हमने क्यों नहीं ढका जी आपने? तो ये तो चितवी मेरी पटवी मेरी है। आपको तो स्ट्रांगली यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपको फ्रंट से लीड करना आना पड़ेगा, तब आप इस देश को एक दिशा दे पाएंगे और देश को जो है वो आप ऐसी शक्ति बना पाएंगे जिसके लिए भारतवर्ष जाना जाता था। और सर ये जो मुहिम चला रखी है अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की पहचान करके उनको वापस भेजने की, इस मुहिम को और ज्यादा मुस्तैदी से करना पड़ेगा। दिल्ली में तो चल ही रही है और जगहों पर भी चल रही है, तो अब मुझे तो लगता है पश्चिम बंगाल में इस मुहिम को बहुत तेजी से चलाने की जरूरत है, क्योंकि ममता बनर्जी का तो सारा का सारा वोट बैंक सर बांग्लादेशी घुसपैठी ही है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो उसी का एक जो पार्ट था वो दिल्ली में भी हुआ 10 12 साल, और जैसी दिल्ली की सरकार गई तो एक नई सरकार आई, उसने 5 7 दिन में ही करके दिखाया। तो सरकार की इंपॉर्टेंस, सरकार की जरूरत बहुत है जो कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तुष्टीकरण को खत्म करे और इन आउटसाइडर्स को डिपोर्ट करे। ये हमारे लॉ में भी है, हमारा पार्ट एंड पार्सल है। हमें आप देखिए कि एक सरकार जाती है, एक इतनी डेवलप्ड कंट्री की, वो हमारे 240 लोगों को नई सरकार आती है डिपोर्ट कर देते हैं। गट्स देखिए, और हमारे से कितने अच्छे रिलेशन है, और इसके बावजूद उनको अपनी सीमाओं का, अपने घर का, अपने संसाधनों का, अपने लिए उनको गर्व है और उसके लिए वो डिसाइसिव है। तो ये डिसाइसिवनेस इस देश में भी सख्त जरूरत है जिसकी, और वो आएगी, अवश्य आएगी। हमें विश्वास रखना चाहिए, समय थोड़ा सा देना चाहिए। बिल्कुल सर। और अगर अमेरिका ने भारतीयों को डिपोर्ट किया सर, तो उन्होंने सबसे पहला कानून तोड़ा था, गैर कानूनी तरीके से उस देश में घुसपैठ करके सबसे बड़ा गुनाह किया था, इसीलिए उनको ऐसे डिपोर्ट किया गया। और जो लोग भारत में आ रहे हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस रहे हैं, बल्कि उनको बसाया जा रहा है, तो वो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उनको भी इस गुनाह के लिए तुरंत पकड़कर उनके देश वापस भेजना चाहिए। और ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले हैं जिनका ये वोट बैंक बना हुआ है सर, वो तो इस तरह से बिलबिलाते रहेंगे। और ओवैसी भी इसीलिए शोर मचा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का वो जो संशोधन वाला अधिनियम है जब वो लागू हो जाएगा सर, तो ओवैसी की भी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जाएगी। उन्होंने भी वक्फ के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी हैदराबाद में बना रखी है, तो इसीलिए सब बिलबिला रहे हैं सर। आपने सर समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अंजलि। भारत माता की जय हो। धन्यवाद अंजलि, वंदे नमस्कार। मातरम और जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।